डियर स्टूडेंट, आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2022, 2023, 2020, 2019, 2018, 2016 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कई मैंने फॉर्मूले आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो हम अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, उधर चलते हैं अपन। हम इधर आ चुके हैं 2016 के भीतर। 2016 में क्या क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ये आपको हाफ ईयरली में भी मिला हुआ क्वेश्चन। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाती है आपसे। इसमें क्या होता है, आपके पास दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज होता है माइनस क्यू। दो चार्ज हो गए हमारे पास, और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस जो होती है, उसको हमने बोला है 2D। क्या डिस्टेंस है? 2D है। दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? इसकी परिभाषा बहुत आसान है। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड प्रोडक्ट विद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्ज के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये डिस्टेंस आपको मिलीमीटर में मिलेगी। अब जैसे कि फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू Q। ये हमने ले लिया मैग्नीट्यूड के लिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2D है। यहां हमने लगा दिया वेक्टर। तो अब देखो ये क्या बन गया, P वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर इंटू 2D। तो इस तरीके से जो P है वो बना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो, अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं निकाले तो आप निकाल लो और एक क्वेश्चन नोट कर लो कौन सी ईयर में आया हुआ है, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके हिसाब से आप तैयारी आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, गाउस का नियम लिखिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। गाउस का नियम लिखिए। हालांकि मैंने क्वेश्चन यहां लिखाया हुआ है, गाउस का नियम लिखिए। देखो ये लिखा हुआ है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, खोल जो होता है, जो कोष होता है उसी को खोल बोला जाता है, के बाहर, मतलब बाहर निकालना है, आउटसाइड में, तथा भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। गाउसीय प्रश्नों का आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है। अब जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आपके सेकंड चैप्टर से है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इसको आराम से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, गाउस का नियम लिखिए। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, खोल को क्या बोला जाता है? कोष के बाहर तथा भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वो क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है, मतलब E निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आएगा E का। गाउसीय प्रश्नों का आवश्यक चित्र बनाइए। राइट गाउस लॉ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट विच आर, वहां निकालना है जो पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड। आउटसाइड पे ध्यान रखना, आउटसाइड निकालना है। एंड इनसाइड, इनसाइड निकालना है। ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज,
जो आपका स्पेयर है, जो आपका सेल है, उसमें क्या करोगे आप, उसके कहाँ निकालोगे, बाहर निकालोगे और अंदर निकालोगे। स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल या गोलीय कोश क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, इसका डायग्राम भी बहुत जरूरी है, ऑफ गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका 1 नंबर का, फिर अगला वाला जो पार्ट है वो आपका 2 नंबर का है, और फिर अगला वाला जो पार्ट है वो आपका 1 नंबर का है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक बार आप कि ये जो आप देख रहे हो गाउस का नियम, देखो ये वाला, ये आपका 1 नंबर का हो गया पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका 1 नंबर का हो गया। फिर उसके अलावा आपको विद्युत क्षेत्र की गणना, ये आपका कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया, सॉरी 2 नंबर का हो गया। और ये लास्ट वाला जो है आपका, ये कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो गाउस का नियम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। गाउस का नियम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है। चलो देखो, एक आपके पास सरफेस होती है, ठीक है, ये सरफेस है आपके पास, इस सरफेस पर हमने चार्ज रख दिया, ठीक है। इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस लॉ। गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय जो नियम पढ़ते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ईयर में आता रहता है ये। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है हमारे पास, बंद पृष्ठ के स्थित बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q, स्थित आवेश Q से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, जिसको फाई बोला जाता है, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखें, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन द क्लोज सरफेस एंड मल्टीप्लाइड विद परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0। ये हमारा गाउस का नियम हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है वो, इसके बाद में देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि गोलीय कोश के बाहर, तो गोलीय कोश क्या होता है, स्पेरिकल सेल। ये देखा आप, स्पेरिकल सेल, तो मैंने बनाया हुआ है स्पेरिकल सेल। ये गाउस का नियम याद रखना भाई, ठीक है ना। ये जो होता है इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इस पर ध्यान रखना, भी करवाएंगे हम, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं कुल आवेश, कुल आवेश, और इसको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश में बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज फ्रॉम द क्लोज सरफेस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं गाउस वाले एप्लीकेशन पे। ये आप देख रहे हो, ये जो है वो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को अपने लिखा है O से, और यहां तक सरफेस की जो डिस्टेंस है वो अपने ले लिए कैपिटल R। अब याद ये रखना है कि कैपिटल R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो स्पेरिकल सेल है, ये स्पेरिकल सेल है, ये बदलता नहीं है। स्पेरिकल सेल, गोलीय कोश, गोलीय कोश बोल देते हैं, गोलीय खोल बोल देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, गोलीय खोल। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमको बनाना है, इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस लेनी है। गॉसियन सरफेस में ले लेता हूं यहां से, चलो इसे ले लेते हैं।
ये गॉसियन सरफेस हो गई, ये बंद सरफेस है, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये पॉइंट आपका है पी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी स्मॉल आर। अब गाउशियन सरफेस जो है वो उसने इस पूरे स्फेरिकल सेल को क्लोज किया हुआ है, और हमको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले अपन निकालते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन होता है एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं अपन, फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। जब हम दोनों को देखते हैं तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहां से क्या मिलता है आपको, ई क्लोज इंटीग्रेशन, चलो पहले इसका वेक्टर फॉर्म खोल देते हैं, या लिख देता हूं मैं, ये वाला पार्ट क्लियर करते हैं। कंपेयरिंग अर्थात क्या करेंगे अपन, तुलना किसकी, समीकरण 1 व 2 की, ठीक है, तुलना कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा, इसको पहले खोल देते हैं अपन, है ना, तो ये खोलने पर क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब एक बार वेक्टर देख लेते हैं, यहाँ वेक्टर क्या है, यहाँ एक छोटा सा एरिया बन रहा है जिसको बोलेंगे अपन ds वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ये डायरेक्शन है ds वेक्टर की, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री का हो रहा है तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, ई ds बन जाएगी। और इसके इक्वल टू में किसको रखोगे आप, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रखोगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को अपन बाहर निकाल दिया, जब ds का आप क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा भाई, ds का क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा, ds पहले देखो है कहाँ पे, ds कहाँ पे है, ds जब जहाँ पर है ना वहाँ की डिस्टेंस देखो सेंटर से कितनी है, यहाँ बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना बनेगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी आपके सामने, यहां से आएगा E और ds की वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो E निकालेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई में है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया देखो, और इनटू में क्या आएगा r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाली है बाहर निकाली है, बाहर क्या बोलते हैं अपन, आउटसाइड बोल देते हैं, आउट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको एक चीज और देखनी है यहां पर, q अगर अपन देखें q, देखो सिग्मा इक्वल टू होता है q अपॉन a, Q तो रहने वाला है, ये सिग्मा क्या होता है पहले ये भी पढ़ लो, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ए जो आएगा वो आएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अगर हम सिग्मा Q इक्वल टू यहाँ पर लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। अगर Q के लिए यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास E आउट का एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा, बट याद रखना आप कि यहाँ पर Q कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा केवल आपके पास में स्मॉल r स्क्वायर बचा। अब एक बार देख लेते हैं इसको, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। और सरफेस पे निकालें इसी चीज को हम, तो जैसे ये चार्ज हो गया, ये स्पेयर हो गया, स्पेरिकल सेल हो गया, और अपन को यहीं पे निकालना है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये स्मॉल r हो गया और ये कैपिटल R हो गया। तो जहां पर स्मॉल r है वहां पर क्या कर दोगे आप, कैपिटल R कर दोगे। जब स्मॉल r की जगह कैपिटल R करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, E बनेगा, Q बनेगा
4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बनेगा। ये कहाँ निकलेगा? एस। एस मतलब क्या होता है? सरफेस पे निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें सब कुछ कांस्टेंट है। तीसरी वाली कंडीशन थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है इसकी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में। अगर मान लेते हैं सरफेस के अंदर की बात कर लेते हैं, ये आपका मैंने 4 दे दिया, ये सरफेस है। ये आपका स्पेरिकल सेल है। ओके, ये स्पेरिकल सेल हो गया आपका। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अब स्पेरिकल सेल जो है ना, उसका सेंटर पॉइंट ढूंढो कहां पर है? यहां पर है। ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। अब जो आप गाउसियन सरफेस ले रहे हो, गाउसियन पृष्ठ जो अपन ले रहे हैं वो कहां ले रहे हैं? सरफेस के इसके अंदर ले रहे हैं। तो एक इसके अंदर बना देते हैं स्फीयर। ठीक है, अब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है? स्मॉल r। और ये पॉइंट क्या हो गया? P पॉइंट, जो पहले बाहर था, यहां पर सरफेस पे था P पॉइंट। ये देखो P पॉइंट है, यहां पर सब कुछ बराबर चल रहा है। E ds बराबर चल रहा है सब जगह, E वेक्टर ds वेक्टर। हालांकि मेरा पर्पज डेरिवेशन कराने का यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और इसका सोल्यूशन ये होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, बाकी अभी हमारा मेन मोटिव जो है वो न्यूमेरिकल को लेकर है। अब देखें, यहां आप देख रहे हो जो अंदर से P पॉइंट आप देख रहे हो, P पॉइंट में 2 चीजें बन रही हैं आपके पास, एक तो E वेक्टर और एक ds वेक्टर। 2 चीज हमारे सामने है। अब इसमें एक चीज और देखो आप, अब यहां पर ने क्या देखा? जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट आपका P अंदर है। किसके अंदर है? स्फेरिकल सेल के भीतर है। स्फेरिकल सेल के भीतर आप निकाल रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन बन सकता है वैसा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलो अब थोड़ी सी बात है वो भी कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये आपका स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल के भीतर है आपका पॉइंट P, तो मुझे पहली बात तो ये बताओ, क्या P पर कोई, जहां पर P बैठा हुआ है वहां पर कोई चार्ज है क्या? मतलब स्फेरिकल सेल के भीतर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो देखो सुनो, सबसे पहली बात तो अपन पढ़ते हैं फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ठीक है, अगर मैंने कहा इफ, यदि सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 है, 0 है,